फाइबर में क्या होता है कि सिग्नल जो होता है बहुत ज़्यादा सिग्नल ट्रेवल कर सकता है उसका, देखिए बैंडविड्थ एक टर्म होती है, तो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। अब वो काम किस तरीके से करता है वो भी अपने पास में ऑप्टिक्स का छोटा सा प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं सब, लेकिन एक छोटा सा प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है। तो ये बेसिकली इसमें जो लाइट है एक जगह से, जो सिग्नल जो है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। जैसे नॉर्मल अपने पास में एक लाइन से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो करंट वोल्टेज की टर्म में आती है, यहाँ पर लाइट की टर्म में आती है। तो लाइट की टर्म में अपने पास सिग्नल जो ट्रेवल करता है वो किस तरीके से ट्रेवल करता है, वो अपने पास में TIR के थ्रू, ऐसे सीधा तो नहीं जाता, सीधा नहीं जाता, वो TIR के थ्रू जाता है। यहाँ पर गया, इधर से TIR हो गया, इधर TIR होगा, और इस तरीके से ट्रेवल करता है। तो कहीं पर लाइन में बैंड भी आ जाते हैं तो आगे चला जाता है। तो देखिए तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, के सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला पॉइंट है ये जो है दो मटेरियल से बना होता है, यह दो प्रकार के पदार्थों से बना। सर कितना लिखा दिया? यस बोलिए, क्या हुआ? स्टार्ट क्लियर नहीं आ रही? यहीं से नोट करना स्टार्ट किया, पीछे कुछ भी नहीं है। अच्छा ये समझाना था, हाँ ये वाला समझाना था अपने। एक बार मैं उधर की लाइन नोट कर देता हूँ, वापस आ जाऊंगा। हाँ इसके लिए मैंने बोला था कि इसको अगले लेक्चर में देखें। एक बार ये इस पर आ गए हैं तो इसको नोट कर लेते हैं। तो दो प्रकार के जो पदार्थ है, एक होता है कोर और दूसरा होता है क्लैडिंग। एक होता है कोर अपने पास में, और दूसरा होता है क्लैडिंग। एक होता है कोर और क्लैडिंग। जो अपवर्तनांक है, कोर का अपवर्तनांक ज्यादा होता है क्लैडिंग के, क्योंकि अपने पास में क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या कब होता है, जब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब। कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग से ज्यादा होता है। चलो इतना नोट करो, अब उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वापस आएंगे फिर इधर। इतना नोट कीजिए पहले। कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग से ज्यादा होता है। देखिए ये क्या जो होती लास्ट है लेक्चर में कोर और हमारा, क्लेडिंग? अभी डायग्राम बनाना बाकी है। दो भाग होते हैं अपने पास इस तरीके से, एक अंदर वाला भाग जिसको कोर बोलते हैं और बाहर वाला भाग होता है उसको क्लैडिंग बोलते हैं, इस तरीके से। तो ये तो कोर होता है और ये क्लैडिंग होता है, इस तरीके से। वो डायग्राम बताऊंगा अभी। इधर ये प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या हुआ? यस सर आगे निकालना 1 मिनट। देखिए लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम हमने छोड़ दिया था, मैंने बोला
कि नोट कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। इसमें देखिए ये था अपने पास में कि जो है प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से, कौन से वाले की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, यदि आपतन कोण आई है तो क्रांतिक कोण ज्ञात करो। इसमें क्रांतिक कोण अपने को कुछ ज्ञात करना था कि यहाँ पर, और जो है इधर जाती है। अपने को यह दिया था कि इसमें से कुछ भाग जो है वो इधर आ जाता है, परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग जो अपवर्तित हो जाता है। और ये दिया था कि अपवर्तित, ये परावर्तित और अपवर्तित और परावर्तित किरणों के बीच कोण कितना था, 90 डिग्री दिया था। ये कोण अपने को 90 डिग्री दिया था। तो आपने यहाँ से देखा कि जब ये कुछ भाग इसका अगर परावर्तित हो रहा है तो इसके लिए परावर्तन का नियम लगेगा, जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा। तो ये आई है तो ये भी आई होगा। इस कोण को आपने आर मान लिया कि ये कोण आर है। तो एक तो अपने पास में जो एक सरल रेखा 180 डिग्री कोण बनाएगी, तो आर प्लस 90 प्लस आई 180 के इक्वल होना चाहिए। तो आपने देखा आई प्लस 90 प्लस आर 180, तो आई प्लस आर 90, आर कितना होगा 90 माइनस आई। अब आपने स्नेल का नियम लगाया कि इधर का μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू इधर का जो μ2 इंटू साइन आर। तो आपने अप्लाई किया μ1 इंटू साइन आई, μ2 इंटू साइन आर, और आर को बोल दिया आपने 90 माइनस आई। तो साइन 90 माइनस आई कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू कोस आई। ये बन गया आपका। अब देखो, अब आपने लगाया कि यहाँ पर अगर टी आई आर, क्योंकि अपने को क्रांतिक कोण निकालना है, तो क्रांतिक कोण का केस तो कब होता है, जब प्रकाश किरण इधर निकल जाए तब होगा। तो वो कंडीशन अप्लाई किया आपने कि μ1 इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई सी, जब आपतन कोण कितना हो जाए क्रांतिक कोण के बराबर, अभी नहीं है μ2। और उस केस में क्या होगा, प्रकाश किरण इधर निकल जाएगी, ये कोण कितना हो जाएगा 90, साइन 90। तो यहाँ से साइन आई सी कितना आ गया अपने पास, μ2 बाई μ1, मतलब आई सी कितना हो गया। अब ये μ2 बाई μ1 कितना है, ये μ2 बाई μ1 हमने ये देखा था, ये यहाँ से देखा था μ2 बाई μ1 कितना हो रहा था, साइन आई बाई कोस आई। यहाँ से देखिए tan आई वो कितना है μ2 बाई μ1, ये इसी का पार्ट है। तो ये μ2 बाई μ1 ये रहा। अब मतलब क्या बोल सकते हैं कि साइन आई सी भी μ2 बाई μ1 के इक्वल है, और tan आई भी किसके इक्वल है, μ2 बाई μ1 के। आई अपने को दिया था तो हमने क्या बोला, इसको tan आई बोल दिया। तो फिर आई सी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स tan आई। देखिए देखिए, चले आगे वापस इधर। देखिए इसमें क्या बात करते हैं, कोर और क्लैडिंग। तो इसमें क्या रहता है अपने पास में, अंदर का जो भाग रहता है वो अपने पास में होता है कोर, और बाहर वाला जो भाग रहता है उसको बोलते हैं क्लैडिंग। ये है कोर, इसका अपवर्तनांक μ1, और ये अपने पास में क्लैडिंग, जिसका काम, दो काम है उसके, एक तो प्रोटेक्ट करना होता है अंदर वाले पार्ट को, और दूसरा उसमें कि जो है अब ये TIR होने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सूटेबल होना चाहिए। तो ये अपने पास क्लैडिंग, इसका हमने लिया μ2, तो ये अपने पास μ1 ग्रेटर देन μ2, ये रहता है। ये डायग्राम बनाइए। अंदर वाला जो माध्यम है कोर वाला, वो उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू ज्यादा है। ये नोट किया आपने? यस सर। एक मिनट रुको सर, एक मिनट एक मिनट। हाँ, अरे नहीं जा रहा, वापस आ जाएंगे, चले जाएंगे। हो गया सर। चलिए क्वेश्चन अपने पास में,
ये है, मान लीजिए ये इसकी अक्ष है, इधर का जो अपवर्तनांक μ2 है, इधर का अपवर्तनांक μ1 है। प्रकाश किरण कहीं यहाँ पर आपतित होती है, यहाँ पर, और ये कोण है आई दिया, वो यहाँ से यहाँ पर जाती है और यहाँ पर उसका TIR हो जाता है, यहाँ से फिर TIR हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपतन कोण I, μ1 और μ2 में संबंध ज्ञात करो। आपतन कोण I μ1 व μ2 में संबंध ज्ञात करो या स्थापित करो। चलिए कीजिए। वहां पर TIR हो गए, ये जस्ट ग्रेजिंग जा रही है। नोट किया आपने? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए आप, तो इसमें दो जगह अपवर्तन हो रहा है। एक बार तो यहाँ पर अपवर्तन हुआ जब वायु से, हवा से, कहाँ पर, μ1 के अंदर, यहाँ पर एंट्री ली, तो यहाँ पर अपवर्तन हुआ, यहाँ से बैंड हो गई, जानी इधर चाहिए थी लेकिन थोड़ी बैंड हो गई। ठीक है, दोबारा फिर यहाँ पर अपने पास आपतन कोण इतना हो गया क्रांतिक कोण के बराबर, कि जो है इधर निकल गई, तो यहाँ पर आपतन कोण इसका मतलब क्रांतिक कोण के बराबर। चलिए मैं एक बार फिर से इसका डायग्राम बनाता हूँ और सॉल्व करते हैं। ये है अपने पास, तो यहाँ पर आपतन हुआ, ये कोण आई पर, ये अपने पास में यहाँ पर आपतन हुआ, उसके बाद में हो गया, तो इसका मतलब ये जो कोण है ये किसके बराबर है, IC के बराबर है। इसका मतलब ये कोण किसके बराबर है, IC के बराबर। तो फिर ये कोण जो है ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस IC के बराबर हो जाएगा, अगर वो कोण IC है तो। यस, ये बात क्लियर है क्या आपको? ये बात क्लियर है क्या? तो पहली बार अपवर्तन जब हो, देखो यहाँ पर IC क्यों बोला मैंने इसको, IC इसलिए बोला क्योंकि जो है प्रकाश खंड का यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है, वो 90 डिग्री पर गई है यहाँ पर, तो यही क्रांतिक कोण अपना। अब ये IC है, ये त्रिभुज बनाइए, ये IC है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस IC। तो पहला अपवर्तन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि ये पहला अपवर्तन हो गया, और ये मेरे पास में दूसरा अपवर्तन। तो पहले वाले अपवर्तन की ही बात करता हूँ कि पहले वाले अपवर्तन पर क्या रहेगा, कि वहां से रहा मैं कि इधर तो हवा है तो 1 बोलूँ मैं, इधर म्यू कितना है 1, तो 1 इंटू साइन आई कितना हो जाएगा, 1 इंटू साइन आई किसके इक्वल, ये हो गया अपना अभिलंब से कोण कितना है इधर, ये अभिलंब से 90 माइनस IC, तो आप बोलोगे μ1 इंटू साइन 90 माइनस IC, ये हो गया। तो यहाँ से रिलेशन क्या बना है, साइन आई इक्वल्स टू μ1 इंटू कॉस IC, एक ये रिलेशन बन गया। आगे इसका यूज कर लेंगे कहीं पर दूसरे अपवर्तन के लिए, ये पहले अपवर्तन, पहले अपवर्तन के लिए, और ये अपने पास में है दूसरे अपवर्तन के लिए। यहाँ पर क्या रहेगा, μ1, इधर का क्या है μ1, कोण कितना है साइन IC, तो μ1 इंटू साइन IC कितना हो जाएगा, μ2 इंटू कितना हो गया साइन 90, यहाँ पर तो कितना होगा, ये अभिलंब से कितना कोण बना रही है 90, तो आप क्या बोलोगे साइन IC, अगर मुझे यहाँ से ज्ञात करना है साइन IC कितना हो जाएगा μ2 बाई μ1। अब मुझे संबंध किस में स्थापित करना है, आपतन कोण में μ1 और μ2 में। देखो यहाँ पर cos IC है, साइन थीटा पता है तो cos थीटा पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे, क्या आइडेंटिटी अप्लाई करोगे आप, साइन थीटा से cos थीटा कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ। सर एक बार और बताओ इससे। देखो
इधर तो हवा है बाहर, जो भी अपने पास सिग्नल था प्रकाश की फॉर्म में जो जा रहा है वो यहाँ से एंटर किया, यहाँ से एंटर, अब यहाँ से किस में जा रहा है, कोर में जा रहा है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था अपना, म्यू1 था। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक है वो कितना है, म्यू1। तो यहाँ पर है म्यू1 और यहाँ पर अपने पास में है म्यू2। एक जगह म्यू1 है और दूसरी जगह है म्यू2। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ के अपवर्तन का नियम लगा, स्नेल का जो नियम था अपने पास में कि 1 गुना साइन आई। यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है कितना है, 90 माइनस आई सी, आप आर मान सकते थे उसको। ये कितना होगा, 90 माइनस आई सी। तो 90 माइनस आई सी, 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये होगा कोस आई सी। फिर दूसरा अपवर्तन आपका यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आपतन कोण कितना, आई सी। आई सी मैंने इसे को इसलिए बोला क्योंकि अपने को चित्र में यहाँ पर दिया गया है, तो इधर निकल गई। इधर तभी निकलती है जब क्या हो, आपतन कोण आपके क्रांतिक कोण के बराबर हो, अदरवाइज नहीं निकलती है। तो आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तभी ऐसा होगा। तो देखिए ये अपने पास में इधर निकल गई, तो आपने इसको आईसी बोला था। तो म्यू1 इधर का अपवर्तनांक म्यू1, आपतन कोण आईसी, तो साइन आईसी, और ये कितना आपका इधर हो गया म्यू2 इंटू साइन आर, और आर कितना है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो साइन आईसी कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 होता है। तो साइन आईसी कितना हो गया, म्यू2 बाई म्यू1, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 90 1। अब अगर मैं यहाँ से इसको गुणा 1 कर देता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब मेरे पास में जब साइन आई सी पता है तो कोस आई सी पता कर लूँ, कोस आई सी पता कर लूँ तो यहाँ पर साइन आई म्यू1 और म्यू2 में संबंध आ जाएगा। तो देखो तो क्या रहा फिर मेरे पास में, देखिए आगे नोट करता हूँ मैं कि कोस थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है अपने पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो फिर कोस थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ से जो कोस आई सी है वो कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी। कोस आई सी जो मेरे पास में है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन आई सी कितना है, म्यू2 बाई म्यू1। तो ये कितना रहेगा, म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू1। ये बना, तो वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या बनेगा अपने पास में, इक्वेशन 1 से देखा तो साइन आई कितना हो जाएगा, म्यू1 इंटू कोस आई सी, और कोस आई सी की जगह मैंने ये पुट कर दिया म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट और डिवाइडेड बाई म्यू1। ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो साइन आई है वो कितना हो गया, म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। देखो तो आई जो अपने पास में, तो ये बोल सकते हो साइन इनवर्स म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। देखिए और किया आपने ये, लिख लिया सर, नहीं किया सर। हो गया। हो गया सर। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, इस टाइप की कोई स्लैब दी हुई है आपको, और प्रकाश किरण यहाँ पर आती है 45 डिग्री पर,
उसके बाद में जैसे यहाँ पर आ गई और यहाँ से फिर इधर निकल गई, तो इसका जो अपवर्तनांक है वो n है। n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जस्ट TIR हो गया, n का मान ज्ञात कीजिए। n यहाँ पर अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित किया है, n का मान ज्ञात करें। n का मान ज्ञात करें। देखिए तो क्या रहेगा, आपने जो पिछला हमने जो रिजल्ट बनाया उसका डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो अगर आपको समझ आ रहा है तो। वैसा ही है कि अपने पास में क्या रहा, यहाँ से आया, उसके बाद एक माध्यम में गया, दूसरे माध्यम में जाने पर क्या हुआ, अपवर्तन हो गया, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है, तो जो μ1 था वो तो n होगा और μ2 इधर क्या है, एयर है, मतलब μ2 की वैल्यू को 1 पुट कर दें और μ1 को n पुट कर दें, और साइन i पता है अपने, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप दोबारा से नियम लगा करके कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए तो अभी जो रिजल्ट बनाया मैं उसी की हेल्प से देखता हूँ कि मेरे पास में था साइन i कितना था, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो μ1 है वो तो कितना है, n है, और μ2 इधर कितना है, इधर अपवर्तनांक कितना है, 1। यहाँ पर क्या था अपने पास में, यहाँ पर ऐसा था कि इधर μ1 इस μ2 में जा रहा था, तब क्या हुआ था, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस बार क्या है, वो स्लैब थी, इधर हवा थी, हवा के लिए हम 1 लेके चलते हैं। चलिए इसमें वैल्यू पुट करता हूँ मैं, ये तो कितना होगा, साइन 45 डिग्री n स्क्वायर माइनस 1, ये 1/√2 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दिया, 1/2 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2। बने ना इस n कितना होगा, बोलो, μ1 तो बने ना, 1 है ना, तो 1 ही तो पुट किया है मैंने। आपने n पुट किया है। μ1 तो n है, μ1 किसका था, इसका था, देखो इसका था μ1 कि जिससे जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। तो क्या हुआ है, इसमें से जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो μ1 की वैल्यू n है और μ2 की वैल्यू 1 है। ओके, ये कितना हुआ, 3/2 और रूट लग गया तो √3/2। नोट किया आपने, यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। ये कोई अपने पास में गोला है जिसके पास में अपवर्तनांक है वो √3 दिया हुआ है, इसका म्यू √3, बाकी सब एयर मान के चलिए आप। यहाँ पर जो प्रकाश किरण 60 डिग्री पर आपतित होती है, ये अपने को 60 डिग्री दिया हुआ। उसके बाद में दिया है कि प्रकाश किरण जो है यहाँ से डेविएट होती है, इधर निकल जाती है, और उसके बाद में जो है इधर आ गई। ये इस गोले का सेंटर है। और अब बताइए आप इसमें कि 2 रिफ्रैक्शन के बाद में 2 बार अपवर्तन हुआ, यहाँ पर पहला अपवर्तन यहाँ पर हुआ और दूसरा अपवर्तन यहाँ पर हुआ, इसमें टोटल विचलन कितना हुआ, 2 अपवर्तन के पश्चात विचलन ज्ञात कीजिए। दो अपवर्तन के पश्चात विचलन ज्ञात करो। विचलन ज्ञात, 2 अपवर्तन
अपवर्तन के पश्चात विचलन ज्ञात करें। दो अपवर्तन के पश्चात विचलन ज्ञात करें। पहली बार के लिए देखो, फिर दूसरे बार के लिए पता लग जाएगा। तो देखो पहले अपवर्तन पर देखते हैं। पहले अपवर्तन पर आपने लगाया स्नेल का नियम, 1 गुणा साइन 60 इक्वल्स टू उधर कितना है √3 गुणा साइन आर। को बताना है अपने को, कैलकुलेट करना है कि साइन आर कितना हो। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से √3/2 इक्वल्स टू √3 इंटू साइन आर। तो साइन आर कितना बना 1/2, मतलब आर की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो इसका डायग्राम बनाता हूँ एक बार फिर से। ये ऐसा है, तो ये जो कोण है अपने पास ये तो है 60 डिग्री। ये अपने पास में रहा सेंटर। तो ये कोण कितना है, ये इधर जा रही थी किरण, जानी इधर चाहिए थी लेकिन मुड़ गई वो। और ये कोण कितना है अपने पास में 30 डिग्री। तो देखो अगर वो किरण मुड़ती नहीं तो ये कोण 60 था, तो ये कोण भी 60 होना चाहिए था, मतलब 30 डिग्री तो यहाँ पर मुड़ गई। तो ये तो अपने पास में 30 डिग्री इधर मुड़ गई, Δ1 बोल देता। अब देखिए फिर से अपने को यहाँ पर नियम लगाना पड़ेगा अपवर्तन का। तो प्रकाश किरण जा इधर रही है, अब क्या हो रहा है सघन माध्यम, इधर तो सघन माध्यम है √3 का और इधर 1 का है, तो क्या होगा अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ जाएगी। तो अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ गई ये अपने पास। तो इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस ई बोल सकते हैं, वो ज्ञात कर लेंगे कितना रहेगा। तो अब वो ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जब आप अपवर्तन के लिए नियम लगाएंगे तो अपने को इस कोण की जरूरत है कि अभिलंब के साथ में कितने कोण पर आपतित होगी। तो पहले मुझे बताइए कोण कितना है, ये 30 डिग्री है, ये कोण कितना होगा। 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। 60। क्योंकि आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है 45। ये अगर ऐसे मत बोल, ये अगर आप 60 बोल रहे हो, ये 30 है, तो इसका मतलब तो ये 90 होगा। त्रिभुज के नियम होता है ना कुछ। देखो ये त्रिज्या के बराबर है और ये भी त्रिज्या के बराबर है, तो जब ये भुजा समान है तो उनके सामने के एंगल भी तो सेम होते हैं। जब भुजा समान होती हैं तो उनके सामने के कोण भी तो समान होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा समान है, तो ये कोण 30 है, तो ये भी कितना रहेगा 30 रहेगा, 30 डिग्री होगा। लगाइए दूसरे बार अपवर्तन के लिए। तो अपने को ये पता लग गया कि ये कोण भी कितना है 30 डिग्री। तो दूसरा अपवर्तन लगाएं तो Δ1 तो कितना हुआ देखिए, Δ1 मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, वो कितना रहेगा 60 - 30, कितना आ गया 30 डिग्री। और कौन सी डायरेक्शन में घूम गई, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूम गई है तो क्लॉकवाइज। अब दूसरे अपवर्तन के लिए मैं दूसरे पेज में नोट करता हूँ। यहाँ तक नोट किया आपने सभी ने, यहाँ तक नोट किया आपने, रुको नहीं किया। नोट करो। हो गया सर। देखिए तो दूसरे अपवर्तन के लिए मैं देखता हूँ, दूसरे अपवर्तन के लिए फिर से मैंने नियम लगाया कि इधर √3 इंटू आपतन कोण कितना है 30 डिग्री डिसाइड कर लिया हमने, साइन 30 इक्वल्स उधर का अपवर्तनांक हवा है 1 और साइन जो भी होगा r, मैं इसको r बोल दूं।
r डैश ले सकते हो तो r2 ले सकते हो, जो भी। ये कितना बना यहाँ से √3 गुणा 1/2 बराबर साइन r। तो यहाँ से साइन r अगर अपना √3/2 है, साइन थीटा का √3/2 है, तो थीटा कितना होगा, इसका मतलब r कितना होगा आपका 60 डिग्री। सर एक बार वो पेज दिखाना। इसी पे आने वाला हूँ मैं। ये 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या रहा अपने पास में, ये तो कितना था देखिए, ये लाइन और ये लाइन के बीच में कोण कितना था, इधर 30 था तो इधर भी 30 होगा, तो ये कोण तो कितना अपना 30 डिग्री। जबकि अभी जो प्रकाश किरण कितने पे जा रही है 60 डिग्री पर, तो उसका कितने से मुड़ गई, इधर मुड़ गई, कितने से 60 माइनस 30 डिग्री से। तो जो डेल्टा 2 है वो भी कितना है 30 डिग्री, और वो भी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ फिर, विचलन 30 डिग्री यहाँ पर, 30 डिग्री यहाँ पर, 60 डिग्री घड़ी की दिशा। देखें तो डेल्टा 2 जो है अपने पास में वो कितना होगा, वो 60 माइनस 30, ये भी 30 डिग्री और क्लॉकवाइज। टोटल जो डेविएशन होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना होगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। नोट करो इसमें सभी। सर डेल्टा 2 को बताना दोबारा से। हाँ बोलिए क्या हुआ। डेल्टा 2 को बताना दोबारा से। डेल्टा देखो, डेल्टा अपने पास की विचलित कितनी होगी, तो यहाँ पर पहले केस में हमने देखा कि ये कोण जब अपने पास यहाँ से देखा कि ये और ये लाइन के बीच में कितना कोण है 60, तो इसको आगे बढ़ा दें तो क्या होना, ये कोण 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए था, ठीक है, तो ये कोण 60 होना चाहिए था, लेकिन प्रकाश किरण कहाँ पर आई 30 डिग्री पर आई, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, अविलंब से 30 डिग्री पर यहाँ पर, ठीक है, तो वो इधर चली गई, तो जाना उसको इधर चाहिए था लेकिन चली इधर गई, तो ये कितना विचलित हो गई। ये कोण कितना है, ये 60 है तो ये भी 60 है, 60 में से ये कितना है, ये वाला 30 है बेसिकली, ये 60 है और ये 30 है, तो ये भी कितना बचा 30 बचा, कितने से विचलित हो गई 30 डिग्री से, बोलो। यस सर। यहाँ पर 30 से, और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपतन कोण 30 डिग्री है, तो ये तो विलंब रहा, सीधा आपने आगे बढ़ा दिया, और ये किरण अगर विचलित नहीं होती तो इधर जानी चाहिए, तो ये कोण 30 है मतलब ये भी 30 हो गया। जब अभी हमने कैलकुलेट किया है नेक्स्ट पेज में, वो कोण कितना है अपने 60 डिग्री, तो प्रकाश किरण यहाँ पर जा रही है 60 डिग्री पर, तो जानी इधर चाहिए थी लेकिन चली इधर गई, तो कितने से विचलित हो गई 60 माइनस 30 30 डिग्री। अब दोनों की दिशा एक ही है, दोनों ही घड़ी की दिशा में, तो जुड़ जाएंगे, उल्टी दिशा में हो तो हट जाएंगे। सर आगे बताओ। ठीक है, ये ओके सर आ गया समझ में। एक अपने पास ग्राफ बनाना है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है, विचलन का आपतन कोण के साथ में ग्राफ, विचलन का आपतन कोण आपतन कोण के साथ में ग्राफ। हमें मान रहे हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, विरल माध्यम में जाती। तो देखिए पहला केस अपने पास में वो लेते हैं जब आपतन कोण क्या हो, क्रांतिक कोण से कम। अब ये लॉग आउट होने वाला है, सभी को दोबारा ज्वाइन करना है। जब आपतन कोण
आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम हो। क्रांतिक कोण से कम हो। हेडिंग बनाइए, लॉग आउट होगा दोबारा से ज्वाइन करके फिर नोट करेंगे। आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम हो। चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ। आपतन कोण अगर क्रांतिक कोण से कम है अपने पास में तो प्रकाश किरण बाहर निकल जाएगी। तो प्रकाश किरण बाहर निकल गई, ये तो अपने पास आपतन कोण था आई और ये अपने पास में परावर्तन कोण हो गया आर। तो फिर कितनी विचलित हो गई? विचलित हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो इधर जाती तो जो डेल्टा मिला अपने को कितना होगा आर माइनस आई। देखिए तो इनमें कुछ संबंध अपने को ज्ञात करना है आर आई सब में। तो देखें तो डेल्टा तो हमने देख लिया आर माइनस आई। अब यहाँ पर नियम लगा देते हैं अपने पास स्नेल के नियम से। हम बोलेंगे कि म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर। म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। तो जो आर है उसको क्या बोल सकते हैं? साइन आर को। साइन आर को बोल सकते हैं म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू इंटू साइन आई। आर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स म्यू वन बाई म्यू टू इंटू साइन आई। ये आर आ गया। मतलब जो विचलन है डेल्टा वो कितना बना अपने पास में? साइन इनवर्स म्यू वन बाई म्यू टू इंटू साइन आई माइनस आई, इतना बना। और म्यू वन क्या है? सघन माध्यम का और म्यू टू है विरल माध्यम का। ध्यान रखिए म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू। म्यू वन सघन माध्यम। ये तो कब है? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम है। और दूसरा अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। इसको नोट कीजिए, इतना पार्ट नोट करेगा। इसका अगर ग्राफ देखूं मैं, चलो अगले पेज में बनाता हूँ। सर एक बार और समझाओ इसे। देखो ये था अपने पास में कि आपतन कोण आई जब है, ठीक है, तो आपने ये नियम लगाया कि जो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ जाती है। ये नियम है अपने पास, पहले पढ़ चुके हैं। तो ये प्रकाश किरण जो अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ गई, इधर मुड़ गई, ठीक है। अब अगर ये किसी टाइप का कोई विचलन नहीं होता तो प्रकाश किरण सीधे इधर जानी चाहिए। तो ये कोण आई था और बाद का कोण जो है वो आपने बोल दिया आर। तो विचलन कितना होगा? इतना होगा। कितना? आर माइनस आई। ये टोटल आर है, ये टोटल आई है। तो कितना विचलन हो गया? ये आर माइनस आई। तो विचलन आर माइनस आई। अब आपने स्नेल का नियम लगा दिया, ठीक है। स्नेल का नियम होता है म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर। तो म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर। तो साइन आर कितना होगा? म्यू वन बाई म्यू टू, इसका डिवाइड कर दिया इंटू साइन आई। मैंने इसको इधर ले आया, इसको इधर लेके भी चला गया। तो साइन आई म्यू वन बाई म्यू टू इंटू साइन आर म्यू वन बाई म्यू टू इंटू साइन आई। आर चाहिए तो साइन इनवर्स कर दिया मैंने। ये सब कोण का काम करेगा, ये सब कोण का काम। तो मैंने इस आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। आर ये रहा, इस आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो ये कितना हो गया? डेल्टा इक्वल आर। आर की जगह ये रखा मैंने साइन इनवर्स ये सब। इसका जो ग्राफ बनता है वो एक्सपेरिमेंटली कैसे बनता है वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये नोट किया आपने सभी ने? बोलिए अभी कोई डाउट है तो। यस सर, कर लिया। क्या सर? इसका जो ग्राफ बनता है जब आपतन कोण क्या है अपने पास में क्रांतिक कोण से कम है, तब ग्राफ जो ऐसा बनता है कि डेल्टा और आपतन कोण के साथ में कि ये धीरे धीरे बढ़ता है इस तरीके से। और ये अपने पास में जो कोण होता है आई सी, इसकी अभी बात करेंगे। दूसरा जो अपने पास में इस ग्राफ में और भी कंटिन्यू कर देंगे इसी में। तो दूसरा जो हिस्सा है अपने पास में इसका जब आपतन कोण क्या हो जाए? क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए। दूसरा पार्ट जब आपतन कोण क्रांतिक कोण
क्रांतिक कोण से अधिक हो। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तब क्या रहेगा, तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। इस स्थिति में पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। इस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो क्या रहेगा देखें, तो यहां से जैसे जा रही थी, तो प्रकाश किरण जो यहाँ पे जा रही थी वो वापस क्या होगा, उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। तो उसी माध्यम में वापस आ गई। तो अगर ये कोण आई है तो अब परावर्तन के नियम लगेंगे, तो वापस आ गई। विचलन कितना हुआ, ये इधर जाती हूँ इधर आ गई। बताइए ये कोण कितना होगा, 180 माइनस 2i। पहले भी तो देखा था हमने समतल दर्पण के लिए, 180 माइनस 2i। बोलो, तो ये तो कैसा है, सरल रेखा बन रही है, y को टू mx प्लस सी। तो ग्राफ जो है कैसा बनेगा फिर, ये जो है ये बेसिकली अपने पास में कि आपका ग्राफ जो है थोड़ा ऊपर जाएगा, और उसके बाद में जैसे जैसे आई बढ़ेगा आपका डेल्टा कम होता जाएगा यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 0। मतलब अभिलंब से जब आप किया 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आपतीत होगी तो सीधे निकल जाएगी, कोई डिविएशन नहीं है। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। आई सी पर क्या होता है, जंप लेगी क्योंकि नीचे की तरफ आ जाएगी ग्राफ। देखिए इसको, सर ये यहाँ से टच होकर निकलनी चाहिए थी ना। क्या हुआ, इसको छूकर बोलो, इसकी बात करो, हाँ इसकी बात करो आप। हाँ, इसका देख हाँ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तब तो यहाँ पर होगा। अब क्या होगा, जैसे ही आपने थोड़ा सा कोण बढ़ाया तो किरण जो है तुरंत नीचे आ जाएगी। इस वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर किरण नहीं होगी। जैसे ही क्रांतिक कोण पर तो क्या होगा, यहाँ पर होगा। मान लीजिए क्रांतिक कोण 40 डिग्री है, आपने क्या किया 40.1 भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर आ जाएगी। तो अंदर आ जाएगी, तो यहाँ से थोड़ा सा भी बढ़ाया आपने तो ऐसा नहीं कि पहले यहाँ पर आएगी फिर यहाँ पर आएगी, ऐसा नहीं। जैसे थोड़ा सा बढ़ाया आपने उतने कोण पर वापस, तो ये जो रीजन है कुछ इसमें किरण नहीं आएगी, सीधे इधर आ जाएगी। तो इसलिए ये वाला जो हिस्सा है अपने पास में, यहाँ तक तो अपने पास तब था जब बाहर निकल रही थी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते ही यहाँ पर पहुंच जाए। उसके बाद में जैसे जैसे आई बढ़ाओगे घटता जाएगा डेल्टा। ये नोट कर लिया आपने। नो हाँ सर। सर। अगला जो हिस्सा रहेगा अपने पास में वो रहेगा प्रिज्म। प्रिज्म सर एक बार पिछला पेज निकालना। देखिए, ओके सर। देखिए तो प्रिज्म में नोट करो, इसके बारे में थोड़ा सा नोट करते हैं।
ऐसे दो पृष्ठ से ऐसा करो, दो पृष्ठों से ऐसा करो, इसको थोड़ा सा दो पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम का अध्ययन इस भाग में करेंगे, जो समतल हैं तथा एक दूसरे के साथ किसी कोण पर झुके हुए हैं, तथा एक दूसरे के साथ किसी कोण पर झुके हुए हैं। इस प्रकार का आकार प्रिज्म कहलाता है। इस प्रकार का आकार प्रिज्म कहलाता है। ये जैसे ए बी सी डी, इसको भी डॉटेड बनाओ अच्छा है। डी ई और हम क्या है, इस तरीके से ये वाला जो भाग है इसको देखते हैं। हम आगे से इसको सिर्फ ऐसा बनाएंगे, ए बी सी, ये अपने पास में ए बी सी, ये अलग ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो अपने को ऐसा दिखेगा। तो ये जो कोण है अपने पास में, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली वो जो है प्रिज्म कोण कहलाता है। ये जो कोण है अपने पास में, कोण BAC, कोण BAC प्रिज्म कोण कहलाता है। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो कोण है इसको भी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बारे में जो है काफ़ी कुछ अपना पढ़ना है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो यदि स्टार्ट करेंगे ख़त्म नहीं हो पाएगा, मेरी आगे क्लास है।